नमस्कार। मोदी 19 का आखिरी बजट, इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 फरवरी को पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। आम बजट को लेकर एक तरफ जहां लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, तो वहीं चुनावी साल में जनता को खुश करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से बजट सत्र का आगाज हुआ। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए खूब सराहा। तो वहीं संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। माफी चाहता हूं, 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वे में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी की ग्रोथ रेट के 6.5% होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। वहीं नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% लगाया है। इसके साथ ही सर्वे में कहा गया है कि कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ था, देश अब उससे निकल चुका है और आने वाले समय में देश विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। मेरे साथ स्टूडियो में हैं अर्थशास्त्री सुनीता दवे जी और साथ ही कर्मचारी नेता विजय झा जी। इसके साथ ही हम न्यूज़ रूम में मेरी को एंकर प्रथा के साथ बहुत सारे मेहमान भी होंगे। हम एक एक कर उनके पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी जो उम्मीदें हैं बजट से उस पर चर्चा करेंगे। पहले न्यूज़ रूम की बजाय स्टूडियो से शुरुआत करते हैं। सुनीता जी, अगर हम बजट की बात करें तो आज जो इकोनॉमिक सर्वे करंट फाइनेंशियल ईयर का पेश किया गया है, उसमें एक चीज़ बहुत साफ दिखाई देती है कि पिछले 3 साल से जो ग्रोथ रेट थी उसकी जीडीपी की तुलना में ग्रोथ रेट जो है वो कंपैरेटिवली कम हुई है, कहें तो लोएस्ट है। क्या देश अर्थव्यवस्था के एक ऐसे दौर में पहुंच रहा है जहां उसको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, एक चीज़ हमको समझना चाहिए कि हम उस दौर में हैं जहां पर अभी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोविड से उभरी नहीं है। जो रशियन यूक्रेन वॉर से जो इकोनॉमीज को हार्म हुआ था, उसका इम्पैक्ट अभी भी है। और रिसेंटली अभी जो चाइना में बहुत बड़े लेवल पर जो कोविड का आउटब्रेक था, उसका भी नुकसान ना सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीज सहन कर रही है, बट उसका इम्पैक्ट दूसरे नेशंस में भी है। सुनीता जी, जो एक बड़ी समस्या है, जो कहते हैं ना कि इधर कुआं उधर खाई, इस साल एक तरह से देखा जाए तो मिनी चुनाव जिसको कहते हैं ना, मिनी आम चुनाव की तरफ देश है। 10 विधानसभाओं के, जम्मू कश्मीर को भी अगर शामिल कर लें तो 10 विधानसभाओं के चुनाव होंगे और इसके तुरंत बाद 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी और सरकार को एक नई चुनौती का सामना करना है, यानी कि देश में आम चुनाव का सामना करना है। किसी भी सरकार के लिए जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो ये होती है कि एक तरफ अर्थव्यवस्था को सुरक्षित कैसे रखें, उसको ग्रोथ की तरफ कैसे ले जाएं, दूसरी तरफ एक लोक लुभावन बजट कैसे पेश करें। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें क्या चुनौतियां दिख रही हैं कल आने वाले बजट में? देखिए, जो कल बजट पेश होने वाला है, हम उसको 2 तरीके से देख रहे हैं। एक ऐसा, ये सही आप बोल रहे हैं, जो एक पॉपुलस बजट, जो आम जनता को लुभाने वाला बजट होता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आज ही आईएमएफ ने एक डिक्लेरेशन, अपना जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है, उसमें इंडिया को एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज को इंकित किया है। तो ये जब हम दोनों चीजें देखते हैं और मोदी गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी रही है ओवर द इयर्स, तो ये श्योर है कि ये वाला जो कल आने वाला बजट होगा, ये पीपल ओरिएंटेड ना होकर इकोनॉमी ओरिएंटेड होगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो भारत सरकार को यही है कि जो हमारी पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि एक इकोनॉमिक सुपर पावर के लेवल पर हम लोग उभरेंगे अगले 3-4 सालों में। तो वो हमारी सबसे बड़ी फोकस है एंड आई एम श्योर कि ये जो बजट प्रेजेंट होगा, इसका भी डायरेक्शन वही होगा। जी बिल्कुल। विजय जी, अगर बात करें कर्मचारियों की और मिडिल क्लास की, तो किसी भी सरकार के लिए मिडिल क्लास को खुश करना, कर्मचारियों को खुश करना एक बड़ी चुनौती है और उनको किसी भी तरह से उसको चुनाव के पहले नाराज करने का जोखिम भी नहीं उठा सकते, खासतौर पर तब जबकि देश में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, खुद छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो जो कल का बजट आएगा उससे आप सब लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कोई भी सरकार अपने आप को जन कल्याणकारी सरकार कहती है, तो जनता के हित में जब तक बजट नहीं होगा वो जन कल्याणकारी सरकार की श्रेणी में नहीं आएंगे।
चूँकि मोदी जी का ये आखिरी बजट है, शासकीय कर्मचारियों से पहले मैं सेना के जवानों और सेना के लिए चाहूँगा कि उनका बजट बढ़ना चाहिए, उनकी सुविधा, उनके अस्त्र शस्त्र बढ़ने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा गिद्ध दृष्टि भारत के ऊपर रखी गई है। जहाँ तक शासकीय कर्मचारियों की बात है, हिंदुस्तान के सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार से अत्यंत नाराज हैं। अब वो कितना संतुष्ट कर सकते हैं? देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि देश का या प्रदेश का सरकारी कर्मचारी एक्ट में लिखा है, संविधान में लिखा है, पब्लिक सर्वेंट, हम लोग सेवक हैं, हम सेवक हैं, हमारा मालिक हमसे पैसा लेता है, ये लज्जा को भी लज्जा आती है। हम बार बार तर्क देते हैं कि कर्मचारियों से, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि इनकम टैक्स इसलिए लिया जाता है कि हिंदुस्तान का गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक नंबर का इनकम टैक्स पेई है, बिना कोई वसूली, बिना कोई कार्रवाई के सीधे वेतन से कट जाता है। सरकार को 70% 60% जो है इनकम टैक्स के माध्यम से आय होती है। बिल्कुल, इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जब भी कोई बजट आता है तो दो चीजें फोकस में रहती हैं। एक, चूंकि अब कंबाइंड बजट है तो रेल सुविधाओं पर भी फोकस रहता है और इनकम टैक्स सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या साहब इनकम टैक्स में राहत मिलेगी कि नहीं, स्लैब बदलेगा कि नहीं, छूट की सीमा बढ़ेगी कि नहीं। इस पर चर्चा करने के लिए हम वापस आएंगे, लेकिन इस समय सीधे न्यूज रूम चलते हैं प्रथा शुक्ला के पास। प्रथा, आपके साथ मैं देख पा रहा हूं कि मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है, चैम्बर का रिप्रेजेंटेशन है, किसान हैं, गृहिणियां हैं, तमाम लोग हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले, चूंकि देश में जो दूसरा बड़ा मसला उठता है वो है किसानों का, तो मैं चाहूंगा कि पहले आपके साथ जो किसान मौजूद हैं उनसे बात करें और समझने की कोशिश करें कि आखिर उनकी क्या अपेक्षाएं, उनकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। जी सर, बिल्कुल। मैं रुक करना चाहूँगी, किसान नेता गजेंद्र कोसले जी हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ रूम लाइव पर मौजूद हैं। गजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि एक वर्ग अगर देश के लिहाज से देखें तो किसानों का एक वर्ग खुश भी है, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि भी नजर आ रही है, किसान कहीं ना कहीं असंतोष के भाव में भी है। आप कैसे देख रहे हैं, कितनी उम्मीदें इस बजट से? देखिए, मोदी सरकार के बजट से पिछले इतिहास को देखें तो उम्मीद ना के बराबर है। फिर भी हम किसान अपेक्षा करते हैं कि आज़ादी के बाद एक स्थिति थी जिसमें 1 क्विंटल अनाज, 1 तोला सोने का भाव और सरकारी कर्मचारी का 1 माह का वेतन बराबर था। आज की स्थिति में इतना अंतर आ गया है कि सोने के रेट और सरकारी कर्मचारी के वेतन में 200 से 250 गुना की वृद्धि हुई है, परंतु किसान के अनाज में सिर्फ 19 से 20 गुना की वृद्धि हुई है, जिसके कारण पूरे देश के 70% किसान जो हैं अभावग्रस्त होकर जीवन यापन कर रहे हैं। और इस स्थिति को बराबर करने के लिए अनाज के मूल्य को कम से कम 50 से 100 गुना करना चाहिए, या तो महंगाई पर लगाम लगाना चाहिए। देश में हम देखते हैं कि हम खाद में सब्सिडी दे रहे हैं, दवाई में सब्सिडी दे रहे हैं। भाई, ये सिर्फ इस प्रकार का हो गया जैसे किसी व्यक्ति के पैर को तोड़कर लंगड़ा कर दे और उसको बैसाखी का सहारा दे। तो किसानों का मुख्य जो मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो कि लागत के अनुसार दिया जाए आज के महंगाई के हिसाब से, और 12 माह धान या जो भी अनाज किसान पैदा करता है उसकी खरीदी हो। उसके अलावा जो सीजनेबल फसल है उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यंत्र लगाए जाए, सिंचाई की बेहतर सुविधाएं दी जाए, 60 वर्ष से पार किसानों को प्रति माह 5,000 रुपये पेंशन दिया जाए। इस प्रकार की मांग है। एवं जनता के तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता हर एक वस्तु पर टैक्स देता है, इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मूलभूत जो चीज़ें हैं उनको निःशुल्क किया जाए। चलिए, तो मूलभूत जो सुविधाएं उन्हें निःशुल्क किया जाए, ये किसान नेता का कहना है सर। और साथ ही जो इनकी प्रमुख मांगे थी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर इनकी मुख्य बिल्कुल, एमएसपी जो है जिसकी एक बड़ी मांग है, किसानों ने अभी ट्रैक्टर तिरंगा रैली भी निकाली थी और लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही है। बिल्कुल प्रथा, बने रहें, हम एक एक करके सभी मेहमानों के पास आएंगे और देखेंगे कि उनकी जो डिमांड है इस बजट से, जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है, वो क्या है, देश क्या सोच रहा है, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार फिर लौटते हैं स्टूडियो में और पूछते हैं सुमिता जी से कि सुमिता जी, अगर हम किसानों की बात करें तो हम पाते हैं कि 2014-2022 के बजटों की अगर हम तुलना करते हैं मोदी सरकार की, तो किसानों के लिए जो बजट एलोकेशन है वो काफ़ी बढ़ाया गया है। 1.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6,22,000 करोड़ रुपए तक का बजट
एलोकेशन किया गया है और कई मामलों में किसानों को उसका लाभ भी हुआ है। जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है, उनको जो कहते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी सुविधाएं या किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं दी गई, फिर भी किसान आज खुश नहीं दिखाई दे रहे। जो कृषि क्षेत्र की प्रगति की अगर बात करें तो उसे आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट गवर्नमेंट का एक फोकस हमेशा रहा है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर रूरल एरिया में और एग्रीकल्चर प्राइम ऑक्यूपेशन है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से की तरफ से भी, ताकि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका फार्मर्स को सही प्राइस मिले, और साल दर साल इसको मेंटेन भी किया गया है। अभी फोकस एक और जो आ गया है वो है फार्मर्स को एक सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दी जाए, चाहे वो थ्रू स्किलिंग हो, चाहे वो थ्रू एजुकेशन हो। आज की डेट में गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। हम एक चीज़ और आपकी तरफ ध्यान लाएं कि ये साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया है, तो ये एक और एवेन्यू है जहां से जो हमारे भारत में बहुत हो रही है। और जब एक हमारा जो फूड सिक्योरिटी है, फूड प्रोड्यूस है, ये एक और एडिशन है उस प्रोडक्ट में। तो डेफिनेटली जो आने वाला साल है, ये हमारे जो एग्रो प्रोड्यूस है, ना सिर्फ इंडिया में, ग्लोबली उनका डिमांड बढ़ने वाला है। तो आई एम श्योर कि हमारे जो किसान हैं उनकी भी इनकम बढ़ेगी। दूसरे सपोर्ट एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट एक्टिविटीज, जैसे सर ने सीधा बोला कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के एस्टैब्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट होता है बल्कि देयर इज वो जो इनकम जनरेशन होता है वो कहीं ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अगर एक फूड प्रोड्यूस एक जगह से दूसरी जगह लिया जाए। विजय जी, किसानों की चर्चा हो रही है तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अगर किसानों की बात ना करें तो बजट पर चर्चा का कोई मतलब नहीं बनता है। किसानों की अगर आज ही की बात करें तो आज धान खरीदी का आखिरी दिन था और सरकार ने लगभग अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, 1,70,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी कर ली। लेकिन सवाल वही उठता है, जो कृषकों की आमदनी है क्या वो पर्याप्त तरीके से बढ़ी है? जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बार बार बात की जाती है, जो एमएसपी तय करने की बात होती है कि भाई रियलिस्टिक टर्म में एमएसपी तय नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि कल जो बजट आने वाला है उस बजट में छत्तीसगढ़ के किसानों की भी कुछ खास मांगे रहेंगी? देखिए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को आज तक या तो बड़े अधिकारी लोग या जिम्मेदार लोग पढ़े नहीं और उसको ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किए। जैसे हमारे किसान साथी ने कहा कि कर्मचारियों का या अधिकारियों का वेतन 250 गुना हो गया, लेकिन किसान का आज भी 20 गुना है। आप समाचार पत्रों में देख रहे हैं, टमाटर को उत्पादन के बाद कोई खरीदने वाला नहीं है, उसको रोड में हर साल फेंका जाता है। तो कहीं ना कहीं किसानों का, देखिए कृषि प्रधान देश हम बोलते जरूर हैं, सबका विकास हुआ, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगे, लेकिन किसानों का जो जमीनी स्तर पर विकास होना चाहिए। आज भी आप गांव में जाइए तो जल जंगल जमीन, हम बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान के पिक्चर में गाना था, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। हमारे किसानों को महंगाई इतनी मारती है कि साल भर वो किसानी करके अपने फसल को तैयार करते हैं, वही उनका रिजर्व बैंक है, उसी पैसे से खाना पीना, कपड़ा, बाजार, दवाई, शादी ब्याह सब करना है। तो उनको जो पर्याप्त मूल्य होना चाहिए वो मूल्य नहीं मिलता। इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास करने चाहिए और उसको इस देश में और प्रदेश में लागू करना चाहिए। ये निश्चित होना चाहिए 2600-2700 रुपया क्विंटल धान की बात नहीं है। आप ये देखिए कि उसका प्रोडक्शन कास्ट कितना हुआ, उसने मेहनत कितना किया। हम तो लेबर चार्ज को काट देते इसलिए कि किसान बेचारा खुद वहां लेबर कर लेता है तो उसको लेबर को पेमेंट करने का खर्च बच जाता है। लेकिन किसान का जो उत्पादन जो हो रहा है, एक तो उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, दूसरा उसको प्रॉपर जो मूल्य मार्केट में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का देश के कृषि उत्पाद विदेशों में जाएंगे, उसकी कमाई होगी, तो कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर किसानों के साथ अन्याय है। इस बजट में किसानों के लिए बहुत गंभीरता से कम प्रोडक्शन कास्ट तो निकलना ही चाहिए। कई फसल ऐसे हैं जिसमें प्रोडक्शन कास्ट भी नहीं निकलते। बिल्कुल बिल्कुल। प्रथा, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। किसानों की बात हो रही है, आम आदमी की, देश की अर्थव्यवस्था की,
जो सेहत है उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, देश की आधी आबादी गृहिणियां जो न केवल परिवार को चलाती हैं, देश को चलाती हैं, उनका खुशहाल होना, उनकी जो अपेक्षाएं हैं उन पर भी खरा उतरना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हमने देखा है नीतियां बदल जाती हैं, महिलाओं की जो डिमांड है उसके आधार पर सरकारें नीतियां तय करती हैं। लेकिन अगर हम मोदी सरकार के पिछले 2 बजट की तुलना करें तो हम पाते हैं कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक का एक दबाव है कि सब्सिडी लगातार कम की जाए, उसकी मार गृहिणियों पर भी पड़ी है। 2 साल पहले जो LPG सब्सिडी 352 अरब रुपए थी, उसे गृहिणियों को नाराज करने का जोखिम लेते हुए सरकार ने 58 अरब रुपए पर कम करके ला दिया है। तो क्या गृहिणियां खुश हैं? क्या उनको लगता है कल उनको बजट में महंगाई में थोड़ी सी राहत मिलेगी? बात करके बताइए। आपके साथ जो मेहमान हमारी मौजूद हैं उनसे बात करिए और समझिए। जी सर, बिल्कुल। हमारे साथ में इस वक्त पैनल पर गृहिणी बीजल मिश्रा जी मौजूद है और हम उनसे मिलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी क्या कुछ उम्मीदें हैं। बीजल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, जैसे कि अभी सर ने भी बात रखी है, कल देश का बजट पेश होना है। घर की अगर बजट की बात करें तो वो सभी आप ही के हाथों में रहती है। कैसे देखती हैं आप, कितनी उम्मीदें हैं? गैस सिलेंडर की बात करें, दूध आटे की बात करें, कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि महंगाई लगातार आसमान छू रही है। ये गैस सिलेंडर का तो एक सही बात है, हर महीने यानी कभी ये रेट है कभी वो रेट है। एक जो कंफर्म रेट होना चाहिए वो कभी हुआ ही नहीं। कम से कम 6 महीने के लिए एक स्लैब फिक्स कर दे कि इतना रेट तो होना ही चाहिए, उससे अप नहीं जाएगा तो एक राहत रहती है ना। और दूसरा ये है कि महंगाई तो हर चीज़ में बढ़ ही गई है। और जैसे कोई महिला है कि उनको आगे बढ़ना है, अभी हमारा देश एक स्टार्टअप ये सब नई नई नीतियाँ लाता है, पर वो खाली एक बजट में ही रह जाता है। उसके हिसाब की जब हम फैसिलिटीज़ अवेल करना चाहते हैं तो वैसी कुछ एक्चुअल में नहीं हो रही है। जैसे हम लोग पढ़े लिखे सब हैं, हमको कुछ आगे बढ़ना है, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं और वो भी मिडिल क्लास से जो आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि टैक्स पेयर जो है हमारे देश का, वो एक मिडिल क्लास वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग है जो टैक्स पे करता है ना। पर उनके लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो जो लोअर क्लास है उतनी तक नहीं है, उसकी 50% तक फैसिलिटीज़ मिडिल क्लास को नहीं मिलती है। अगर वैसी कुछ सुविधाएं मिलने लगे तो सही बात है कि किचन की चीज़ से लेके घर का हर चीज़ उसमें यानी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है अगर अच्छी अच्छी नीतियाँ लाएंगे तो। अब देखते हैं कल। चलिए, बिल्कुल। तो कल वाले बजट से काफी कुछ उम्मीदें गृहिणियों को भी है सर, और कहीं ना कहीं टैक्स पेयर की भी बात निकलकर सामने आई है, जिसे लेकर उम्मीद गृहिणियां लगाई हुई हैं। बिल्कुल। टैक्स बार बार जो बात घूम कर आती है प्रथा, वो ये है कि लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी कि नहीं। इनकम टैक्स जो कि सबसे ल्यूक्रेटिव मुद्दा होता है, पूरा देश उस समय दम साधे देख रहा होता है कि क्या आयकर में छूट मिलेगी। इसलिए मैं एक बार फिर अपने शास्त्री मेहमान जो उनके पास लौटता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि जो ये पूरा देश हर साल उम्मीद लगाता है, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, रेट्स में बदलाव, इसमें कोई राहत मिलने की कोई संभावना दिखती है कि नहीं। सुमिता जी, अगर आयकर की बात करें तो 140 करोड़ के देश में सिर्फ 8 करोड़ लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ये 8 करोड़ लोग जो हैं उनमें से ज़्यादातर नौकरी पेशा लोग हैं। 1 करोड़ वो टैक्स पेयर हैं जो केंद्र सरकार के या तो कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, लगभग इतने ही, यानी 1 करोड़ के आसपास अलग अलग राज्यों के कर्मचारी और पेंशनर्स हैं। और 4 करोड़ लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, संगठित क्षेत्र के कामगार हैं, वो हैं जो अपनी तनख्वाह छुपा नहीं सकते, सीधे सीधे जिनकी तनख्वाह खाते में जाती है और सरकार उनसे टैक्स ले लेती है। अगर सिर्फ 5% लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं तो क्या आपको लगता है चुनावी साल है तब भी आयकर स्लैब की दरों में या उसमें कुछ सीलिंग में कोई छूट मिलने की संभावना है? देखिए, जहाँ तक इनकम टैक्स में छूट की बात है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि चुनावी साल है, ये चुनावी बजट है इसलिए रिलैक्सेशन होना चाहिए या स्लैब में चेंज होना चाहिए। ज़रूरी बात ये है कि अगर रिडक्शन होता है तो कंज्यूमर के हाथ में पैसा आता है खर्च करने के लिए। इस वक्त डिमांड को स्टिम्युलेट करना इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इकोनॉमी को आगे पुश करना है तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आम आदमी के हाथों में, पॉकेट में पैसा हो खर्च करने के लिए। गवर्नमेंट को बूस्ट अप करना है इकोनॉमी को। तो ये अगर अपन ध्यान दें तो इसके लिए तो कम से कम टैक्स रिडक्शन बहुत ज़रूरी है।
जी बिल्कुल। तो जैसा सुमिता जी ने कहा कि टैक्स रिडक्शन जरूरी है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं कि टैक्स की दरें बढ़ा दी जाएं और जो लोग सीधे सीधे टैक्स दे रहे हैं उन पर बोझ बढ़ा दिया है। इम्पोर्टेंट ये है कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए, दायरा बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक लोगों को इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में लाया जाए। हम ये चर्चा जारी रखेंगे, हमारे सारे मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। देश के लिए कल एक बहुत बड़ा दिन है, 10वां बजट मोदी सरकार पेश करने जा रही है और चुनावों के माहौल में बजट है, इसलिए सबकी निगाहें हैं कि बजट लोक लुभावन होगा या देश को आगे ले जाने के लिए एक सरकार कड़े फैसले जैसे लेने के लिए चर्चित रही है वैसे ही कड़े फैसले लिए जाएंगे। एक छोटा